वेलकम टू मेडिकल हैक्स। आज मैं जो आपको रिमेनिंग टॉपिक ऑफ बायोकार्बोनेट पढ़ा रहा हूँ, जो मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ हैं और डाइसेक्राइड है। जो आपका सिलेबस है पहले इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हमने करनी है, मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़, फिर डाइसेक्राइड्स, फिर हम लास्ट में गैक्स करेंगे। पहली वीडियो में मैंने मोनोसेक्राइड कवर किया था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ रह गई थी। तो इस वीडियो में मैं मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ कवर करूँगा। पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स में सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू भी है और हर साल रिपीट होता है ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स में आपको पता होना चाहिए कि अगर कि दो टाइप की ऑक्सीडेशन होती है, या टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा या टर्मिनल अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, या एक कंडीशन होगी जिसमें दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज होंगे। अगर टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है, टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कहता है जो उससे बनता है वो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। अगर टर्मिनल अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा तो उससे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। और एक कंडीशन है जिसमें दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज होंगे तो उसमें सैकेरिक एसिड बनेगा। ये इसकी जो बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस है ग्लूकोनिक एसिड की, वो डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर यूज़ होता है। ये यूक्यू है कि बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्लूकोनिक एसिड लिखें। ये आपको सत्या में नहीं मिलेगी, ये आपको लिपन में नहीं मिलेगी, ये आपको हार्पर में मिलेगी। हार्पर में कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक के अंदर ग्लूकोनिक एसिड की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। और ये पास पेपर के अंदर भी क्वेश्चन है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ग्लूकोनिक एसिड की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस ऑक्सीडेशन से कि कौन सा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा था, कौन सा चीज़ बन रही है, ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकेरिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन पहले हमने कवर कर लिया कि ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, अल्कोहलिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी मोनोसेक्राइड्स की, वो है रिडक्शन। रिडक्शन से जो प्राइमरी चीज़ बनती है वो अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल। अब जो रिडक्शन ऑफ डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स देखते हैं हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड है वो ग्लूकोज है, वो बनाता है सार्बिटोल, मेनोज गिव मैनिटोल, गैलेक्टोज गिव डेलेक्टोल और राइबोज गिव राइबिटोल। और फ्रैक्टोज गिव ऐसे का ऐसा, या आपको ऐसे का ऐसा रट्टा लगाना है अपने फ़ोन में, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने सिंपल याद करना है कि ग्लूकोज से कौन सा रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा, मेनोज से कौन सा रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा, फ्रैक्टोज से कौन सा रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यू क्यू है कि सार्बिटोल और डेलेक्टोल, इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ये बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस आपने साथ साथ देखनी है, क्योंकि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी इसके साथ साथ देखनी है। क्योंकि ज़्यादातर ये पूछते हैं कि रिड्यूस प्रोडक्ट लिखो और इसकी इंपॉर्टेंस लिखो। तो सार्बिटोल डेलेक्टोल की मेनली जो कंडीशन है ना, कि ये ऑस्मोटिक स्वेलिंग काज करता है, प्रोड्यूस कैटरेक्ट इन आई, और ये हमारी आई के अंदर कैटरेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये दो इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो तीसरी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है वो मेनोज की है। जो मेनोज है, इसका रिड्यूस प्रोडक्ट, ये हमारे एक तौर पे ये डायरेटिक्स के तौर पे काम कर रहा होता है। इसने हमारी ब्रेन को सप्रेस करना होता है, इसने हमारी ब्रेन को रिलीव करना होता है। इट रिड्यूस द इंट्राक्रेनियल प्रेशर बाय द फोर्स डायलिसिस। मतलब कि हमारी ब्रेन के अंदर अगर प्रेशर बढ़ जाए तो हमारी ये ब्रेन को सप्रेस करता है, उसके प्रेशर को रिलीज़ करता है, और ये डायरेटिक्स के तौर पे काम करता है, और ये हमारी ब्रेन रिलीवमेंट के तौर पे काम कर रहा होता है मेनोज। यानी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी सार्बिटोल और डेलेक्टोल की, और बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी मैनिटोल की, जो उसका रिड्यूस प्रोडक्ट है, मेनोज का रिड्यूस प्रोडक्ट है मैनिटोल है, उसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस पढ़ी। ये दो तीन बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है, ये आपको लाजमी आनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। उसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है ओजोन क्रिस्टल्स। ओजोन क्रिस्टल है कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं जब वो रिएक्ट करते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन, एक मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं फिनाइल हाइड्रोजीन डाल रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूँ, एक शुगर डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं कुछ 30 या 45 मिनट्स के लिए उसको बॉईल करता हूँ। उसके बाद मैं उसको कूल करता हूँ, तो कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, जिसे हम कहते हैं ओजोन क्रिस्टल्स कहते हैं। ओजोन क्रिस्टल्स हैव द डिफरेंट शेप्स, उनकी कोई डिफरेंट शेप भी हो सकती है, वो कुछ भी शेप हो सकती है। जैसे अब ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज दे हैव द नीडल शेप क्रिस्टल, इनके रेगुलर नीडल शेप क्रिस्टल बनेंगे और वो येलो शेप होंगे। और जो माल्टोज है दे हैव द सनफ्लावर शेप क्रिस्टल्स बनेंगे, और लैक्टोज है पाउडर पफ क्रिस्टल बनेंगे। इसमें भी कोई स्पेस रॉकेट या आप ऐसे का ऐसा आपने रट्टा मारना है। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डिहाइड्रेशन। जब हम मोनोसेक्राइड को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो 3 वाटर मोलिक्यूल उसके टर्मिनल पोर्शन से वो रिमूव हो जाते हैं, अब वो बना देते हैं फुरफुरॉल बना देते हैं। और जब इसको हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरॉल बना देते हैं। और ये हम अल्फा नेफ्थोल की कंडेंसेशन के लिए यूज़ करते हैं, और ये एक मोलिश टेस्ट के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद उसके बाद जो मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ के बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा डाइसेक्राइड, कि डाइसेक्राइड क्या है। और डाइसेक्राइड से पहले हमें डाइसेक्राइड क्या है, अमंग द ओलिगोसेक्राइड द डाइसेक्राइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि डाइसेक्राइड क्या होते हैं, जो डाइसेक्राइड आर द दोज कंपाउंड्स विच गिव द टू मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। हमने मोनोसेक्राइड में पढ़ा था कि वो सिंपल शुगर होते हैं और दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, लेकिन डाइसेक्राइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, और वो दो मोनोसेक्राइड देते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस के अंदर। ये लेस सोलेबल होते हैं, उसके उसकी निस्बत मोनोसेक्राइड की निस्बत ये कम लेस सोलेबल होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और ये दो टाइप के हो सकते हैं डाइसेक्राइड, ये रिड्यूसिंग शुगर है, अगर उनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अगर उनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा। तो डाइसेक्राइड को हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं,
रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। उसके बाद आपके बाद डाइसैकेराइड के बाद आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डाइसैकेराइड क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सी हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन से हैं। उसके बाद आपको जो उसके बाद पता होना चाहिए वो होता है कि ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं। ग्लाइकोसाइड्स आर दोज कंपाउंड, एक मैंने एग्जाम्पल मैंने एक तैयार किया है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है। अगर मैं उस कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को रिएक्ट करवाऊंगा नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, जिसे हम कहते हैं ए ग्लाइकोन, या वो कोई भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई फिनॉल हो सकता है, कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है। एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड व्हेन रिएक्ट्स विद द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, तो उसका एनोमेरिक कार्बन उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो जो चीज़ बनाता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है उनके दरमियान में, से हम कहते हैं ग्लाइकोसाइड्स बनाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये जो सत्य से उठाया गया ये स्लाइड्स, ये सारी स्लाइड मैंने ग्लाइकोसाइड्स की सत्य से उठाई हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स लिखे हैं और इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस लिखे। आपको ये 4-5 जो ग्लाइकोसाइड्स दिए हुए हैं स्लाइड के अंदर, आपको ए टू जी आने चाहिए, ऐसे टिप पे होने चाहिए कि कौन से पहले आपको कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स पता होना चाहिए, पहले आपको ग्लाइकोसाइड्स की डेफिनेशन, उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। जैसे अब ग्लूकोवेनिलिन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड है, वेनिलिन डी ग्लूकोसाइड, ये वनीला फ्लेवर के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है, डिजिटॉक्सिन और डिजिऑक्सिन है, ये भी एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो हमारे ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा ओबिन है जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट करता है। उसके बाद फ्लोराजिन है जो हमारे रीनल डैमेज प्रोड्यूस करता है। ये 5 ग्लाइकोसाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ए टू जी आने चाहिए ऐसे कैसे। उसके बाद डाइसैकेराइड की अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, द रिड्यूसिंग शुगर एंड द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं जो काफ़ी दफ़ा यूक्यू भी आया हुआ है कि सेक्रोज क्या है, लैक्टोज, माल्टोज, आपको इनकी कंपोजिशन, इनके लिंकेज और इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लाजमी आनी चाहिए। ये टेबल हार्पर से लिए मैंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको ऐसे का ऐसा फुल रटा होना चाहिए कि सेक्रोज की कंपोजिशन क्या है, इसकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होगा। आप सेक्रोज का देख लें, अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी फ्रक्टोज है, ये इसका अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है इसके अंदर। इसी तरह लैक्टोज का देख लें, अल्फा अल्फा डी ग्लैक्टोसेल्पाइरोनेज है और इसके अंदर, और बीटा डी ग्लाइकोपाइरोनेज है, ये इसके उसका लिंकेज देख लें, 1 4 लिंकेज बनता है इसके अंदर। इसके अलावा माल्टोज का लिंकेज और इसकी सोर्स देख लें कि सक्रोज का सोर्स क्या है और लैक्टोज का। और यहाँ पे क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, जब क्रोमोसोम नंबर 2 पे लैक्टोज, क्रोमोसोम नंबर 2 पे जब जीन जीन डिलीशन होती है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। और हमारी इसमें अवॉइड, इसके जो हम जो वो यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट के तौर पे कि अवॉइड मिल्की प्रोडक्ट्स, यानी हमारी बॉडी लैक्टोज वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हमारी बॉडी टेकअप नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। उसके बाद लैक्टोलोज है, ये हेपेटिक एनोस्फेलोपैथी के अंदर यूज़ होता है। ये मैंने टेबल उठाया हार्पर से, और ये कुछ बातें जो आपने सत्या से भी करनी है, जो एक दो इंपॉर्टेंट बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है वो हार्पर में नहीं लिखी हुई, वो आपने सत्यनारायण से करनी है। तो आपको ये टेबल आना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि माल्टोज का देख लें यहाँ पे। माल्टोज का मैंने अभी बताया कि माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज, यानी अल्फा डी ग्लूकोज हेल्ड टुगेदर बाय अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसकी कंपोजिशन, इसका लिंकेज, उसके बाद इसके आपको पता होना चाहिए कि इसके ओजोन क्रिस्टल कैसे बनते हैं, वो सनफ्लावर शेप क्रिस्टल्स बनते हैं। उसके बाद सारे एक्सेप्ट द सेक्रोज सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और किस बेस पे होते हैं वो मैंने आपको बताया कि उनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होता है। उसके बाद आइसोमल्टेज अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सेलिबायोस है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू द वो है डाइसैकेराइड है, और उसके अंदर बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। उसके बाद सेक्रोज इज आल्सो कॉल्ड द इन्वर्जन शुगर, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेज भी कहते हैं। ये किस बेस पे कहते हैं, जब हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेक्रोज करते हैं ना, तो हमें जो चीज़ें लिबरेट होती हैं ना वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनेज और बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनेज है। उसके बाद उसके बाद जो बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनेज बनता है ना, ये लेस स्टेबल होता है, ये फ़ौरन ही ना डिग्रेड होता है बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनेज के साथ। जो ये दो बन रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनेज एंड बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनेज, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं। लेकिन जो इसके बाद डिग्रेडेशन के बाद बनता है, फ़ौरन डिकम्पोज होता है बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनेज, वो लीवर रोटेटरी कंपाउंड है। दिस चेंज इन कंपोजिशन फ्रॉम द डेक्स्ट्रोरोटेटरी टू लीवर रोटेटरी इज कॉल्ड द इन्वर्जन, देयरफॉर द सक्रोज आल्सो कॉल्ड द इन्वर्जन शुगर। उसके बाद लैक्टोलोज, अभी मैंने बताया आपको लिंकेज बताया मैंने लैक्टोलोज का थोड़े दिन पहले, ये टेबल के अंदर था लैक्टोलोज का लिंकेज, देख लें यहाँ पे, ये लैक्टोलोज का लिंकेज बताया। इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं लिखी हुई, इसकी आपको बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस मैंने आपको कहा था कि सत्या से करनी है, ये मैंने सत्या से स्लाइड उठाई है। ये लैक्टोलोज, ये देखें, ये हेपेटिक एनोस्फेलोपैथी के अंदर यूज़ होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ये लैक्टोलोज कन्वर्ट्स द अमोनियम आयन टू ल्यूमेन टू अमोनियम आयन, यानी हमारी बॉडी के अंदर अमोनियम आयन को कम कर रहा होता है। तो इसलिए आपको ये कंपोजिशन, इनकी लिंकेज, इनकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऐसी की ऐसी याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट यू क्यों है और हर दफ़ा रिपीट होते हैं।
शुक्रिया, आज के लिए इतना था। प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल।